Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। देखिए, रीट एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स की अलग से ही मैंने कुछ विशिष्ट क्लासें डालना आरंभ की है, जिसमें शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी के बहुत सारे शॉर्ट नोट्स के 3-4 वीडियो में डाल चुका हूं। तो मित्रों देखिए, सिर्फ शिक्षण विधि और साइकोलॉजी नहीं, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक हो, हिंदी हो, अन्य और भी कोई सब्जेक्ट हो, सभी के शॉर्ट नोट्स का रोजाना एक वीडियो किसी ना किसी सब्जेक्ट का जरूर आएगा। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान विशिष्ट में रामबाण परिभाषाएं जो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए है। देखिए, आप जो 100-200 परिभाषाएं याद करने की कोशिश करते हो तो भले वो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आज कुछ विशेष परिभाषाएं आपको बताने वाला हूं। 10-15 परिभाषाएं, कुछ विशिष्ट कुछ विशेष, उनको आपको याद कर लेना है। हर बार उन्हीं में से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, 15 परिभाषा के आसपास है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, हर बार एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। इस वीडियो को आपकी एक एक परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझते हुए याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली परिभाषा। तो मित्रों देखिए, रीट 2021 शॉर्ट नोट्स शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख क्या, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। पूरी ही परिभाषाएं जरूर देखे जाइएगा साथियों। एक बात और बता दूं कि आज शिक्षण विधियों का भी वीडियो है और आज हिंदी का भी वीडियो है। उन दोनों टेस्टों को भी जरूर अटेंड करना। शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 24 है और हिंदी का भी नया टेस्ट आया है, तो दोनों में 33 क्वेश्चन है, शानदार, अच्छे, पूरे सिलेबस के अनुसार, तो उनको जरूर देखिएगा। देखिए, पहली परिभाषा इसमें है साथियों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जेबी वॉटसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ये परिभाषाएं 2-3 एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2-3 एग्जाम, अलग अलग एग्जामों में, कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो आंसर रहेगा जेबी वॉटसन का। किसका है साथियों ये कथन? जेबी वॉटसन के द्वारा ये मनोविज्ञान के संदर्भ में परिभाषा दी गई है। मित्रों देखिए, दूसरी परिभाषा भी जेबी वॉटसन के द्वारा ही दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध परिभाषा मानी जाती है। क्या है? तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये परिभाषा दी गई है जेबी वॉटसन के द्वारा। तो 2 परिभाषाएं जेबी वॉटसन के अनुसार हमने पढ़ी है। ये जो दूसरी परिभाषा है साथियों, दूसरी परिभाषा किस पर बल दे रही है ये परिभाषा? पर्यावरण के महत्व पर ये परिभाषा बल दे रही है। क्योंकि साथियों यहाँ पर कोई भी बालक दे दो, मतलब उसमें वंशानुक्रम का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसे कुछ भी बना सकते हो, तो फिर वो वातावरण के अनुसार चलेगा। तो अगर हम यूं कहें कि जेबी वॉटसन बालक के विकास में पर्यावरण या वातावरण को अत्यधिक महत्व देते थे, तो यह कहना अनुचित नहीं होगा साथियों। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? जेबी वॉटसन के द्वारा। चलिए देखते हैं तीसरी परिभाषा। मित्रों तीसरी परिभाषा देखेंगे, लेकिन मैं आपको वापस बता दूं कि एक एक परिभाषा को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। मित्रों क्या है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? उपरोक्त परिभाषा कही गई है हरलोक के द्वारा। किसके द्वारा? कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है मित्रों? हरलोक का है, कि विकास सतत मतलब लगातार चलने वाला और धीमी गति से चलता है। ऐसा नहीं है कि तीव्र गति से, नहीं मित्रों, धीमी गति से किंतु लगातार चलने वाली प्रक्रिया ही विकास है, ऐसा हरलोक का कहना है साथियों। तो यह है आपके तीसरी परिभाषा। चलिए देखते हैं चौथी परिभाषा मित्रों। किशोरावस्था एक तूफान और तनाव का काल है, स्टैनले हॉल। तो देखिए, तूफान और तनाव, 2 शब्द है, तूफान और तनाव, ये किसने कहा है? हॉल ने। तो साथियों तूफान जब आते हैं तो क्या हो जाता है? हॉल हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये परिभाषा याद रख लेनी है। और उपरोक्त जो परिभाषा है ये स्टैनले हॉल के द्वारा किस विकास की अवस्था के संदर्भ में कही गई है? किशोर अवस्था के।
ये परिभाषा भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, कि तूफान और तनाव ऐसा नहीं है कि तूफान का मतलब आंतरिक तूफान के बारे में बताया गया है। तो साथियों ये है आपके स्टैनले हॉल की परिभाषा चौथी किशोरावस्था के संदर्भ में। चलिए पांचवी परिभाषा देखेंगे। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो। साथियों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। क्यों कहा है? क्योंकि बालक के विकास के ऊपर इस शताब्दी में अत्यधिक ध्यान दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा। स्टैनले हॉल ने देखा कि सब कुछ बालक के विकास पर ही चल रहा है मनोविज्ञान में, इसलिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कह दिया। तो साथियों पांचवी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। चलिए नेक्स्ट छठी परिभाषा पे आते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। उपरोक्त परिभाषा रोस के द्वारा दी गई है साथियों। देखिएगा, एक तो जो ये रोस की परिभाषा है और इसके नीचे जो गिलबर्ट की ये परिभाषा लिखी हुई है जिसको अभी हम पढ़ेंगे, तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली ये रीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है साथियों। तो देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को प्रभावित करे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? वातावरण। ये कहा है रोस ने। जबकि गिलबर्ट क्या कहता है साथियों? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। तो अगर यूं पूछे, बड़ी परिभाषा गिलबर्ट क्योंकि नाम बड़ा है, छोटी परिभाषा रोस नाम छोटा है, मतलब याद रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है नाम छोटा है कि छोटी परिभाषा, मतलब याद रख सकते हो कि वातावरण के संदर्भ में जो वह बाहरी शक्ति ऐसे कुछ आएगा, तो अगर छोटी परिभाषा है तो रोस, बड़ी परिभाषा है तो गिलबर्ट। अगर याद नहीं रहे तब, और याद रह जाए तो कोई बात ही नहीं मित्रों। तो ये कहता है कि जो व्यक्ति को प्रभावित करे उसको वातावरण कहते हैं, रोस कहता है। गिलबर्ट कहता है कि बाहरी शक्ति तो है, अन्य वस्तु को घेरे और उस पर अपना प्रभाव डाले, तो उसको ही वातावरण कहते हैं साथियों। ये कहा गया है गिलबर्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आठवीं परिभाषा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ का कथन है अधिगम के संदर्भ में नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन व्यक्ति करता है, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहते हैं। जैसे अधिगम का मतलब क्या होता है कि हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ स्थायी रूप से परिवर्तन हो। परिवर्तन कब होगा? जब हम नवीन ज्ञान ग्रहण करेंगे, नई प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रियाओं का अर्जन करेंगे, तो ऐसी स्थिति को ही अधिगम कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा। तो साथियों ये आठवीं है वुडवर्थ की परिभाषा। चलिए नौवीं परिभाषा पे आते हैं। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। क्रो एंड क्रो, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा। जो अधिगम या सीखना है, तीन शब्द बताए हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। इनको अर्जित करना ही अधिगम है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कई बार पूछी जा चुकी है, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सीटेट हो, अन्य जो राज्य के जो टेट की परीक्षा है राजस्थान में भी पूछी जा चुकी है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, हमने देखा है क्रो एंड क्रो की परिभाषा में आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, तीन शब्द किसने बताए हैं? क्रो एंड क्रो ने। चलिए नेक्स्ट 10वां। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो नहीं है, गेट्स एवं अन्य है। इसमें क्या है? गेट्स एवं अन्य। ये क्रो एंड क्रो मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, बिल्कुल 100% गलत है, मिसप्रिंट है। मैं वापस इसके लिए आपको विदित करवा रहा हूँ कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसके द्वारा कहा गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा। कैसे याद रखोगे कि प्रशिक्षण और अनुभव, इसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, तो ये अधिगम है, गेट्स ने कहा है। तो साथियों इसमें एक शब्द आ रहा है गेट। क्या आ रहा है? गेट। गेट में अंदर जाकर ही स्कूल में आते हैं, वहीं पर प्रशिक्षण लेते हैं, वहीं अनुभव होता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो गेट्स के द्वारा, ये गेट्स एवं अन्य उनके जो साथी हैं उनके द्वारा। तो साथियों ये क्रो एंड क्रो नहीं है, मैं वापिस बता रहा हूँ, क्रो एंड क्रो नहीं है। मतलब लिखने में मिस्टेक हो गई है साथियों, ठीक है, लिखने में बिल्कुल मिस्टेक हो गई है।
बाकी दिमाग इधर उधर हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन 100% इसमें क्या है, गेट्स एवं अन्य। चलिए 11वीं परिभाषा, चलिए इसको करेक्शन कर लेना आप, मैं वापस कह रहा हूं। 11वीं परिभाषा है, व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट व्यक्तित्व के संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध परिभाषा, विश्व प्रसिद्ध, एग्जाम में हर बार आने वाली परिभाषा व्यक्तित्व के टॉपिक पे से। तो मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये शब्द याद रख लो, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन ही व्यक्तित्व है, और जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन करे उसको ही क्या कहते हैं, व्यक्तित्व। आलपोर्ट ने दी है साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। चलिए नेक्स्ट 12वीं परिभाषा, व्यक्तित्व अर्जित एवं जन्मजात प्रवृत्तियों का योग है, कि जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और जो अर्जित प्रवृत्तियां हैं, इनको जब इनका योग ही क्या कहे, व्यक्तित्व है। मन के अनुसार ये परिभाषा दी गई है साथियों, किसके अनुसार, मन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13वीं परिभाषा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है टर्मन। आपने टर्मन का नाम सभी ने सुन रखा होगा, बुद्धि लब्धि सूत्र याद आया कुछ, किसने विकसित किया, टर्मन ने। तो साथियों जो अमूर्त विचार हैं उसके बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति जो अमूर्त विचार करता है उसके बारे में जो सोचने की योग्यता है उसको ही हम कहते हैं बुद्धि। टर्मन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वीं परिभाषा को। मित्रों 14वीं परिभाषा है आपके, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो परीक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो यह परिभाषा दी गई है B.F. स्किनर के द्वारा। साथियों देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाखा है जो परीक्षण और अधिगम से संबंधित है। ये स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया है साथियों। अब अंतिम और 15वीं परिभाषा, 15 ही परिभाषा सभी को एग्जाम देते समय याद होनी ही चाहिए। जैसे अभी याद कर ली और एग्जाम से 2-5 दिन पहले भूल गए, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो 15वीं और अंतिम परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा दी गई थी जेपी गिलपोर्ट के द्वारा, जिन्होंने संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया है साथियों। और इसमें कुल 120 बुद्धि के जो कक्ष है वो बताए गए हैं, कोष्ठ। तो साथियों ये है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, 2 बार व्यवहार आ रहा है गिलफोर्ड में। तो मित्रों ये 15 परिभाषा पढ़ी है हमने। आशा है आपको लगभग आधी अधूरी तो अभी याद हो गई होगी, अगर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है तो। और अगर फिर भी याद नहीं हो तो एक बार आप इनको एक पेज में लिख सकते हो, एक पेज में 15 ही परिभाषा आ जाएगी, ताकि जो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो आपके गलत ना हो साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।